आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्लास 12 का सीबीएसई के लिए पहला चैप्टर है और बिहार बोर्ड के लिए सीबीएसई के लिए फर्स्ट चैप्टर है। सीबीएसई के लिए फर्स्ट चैप्टर मानो, इसको सीबीएसई के लिए फर्स्ट चैप्टर मानो। और दूसरे बोर्ड्स के लिए, जैसे दूसरा जो बोर्ड्स हो गया, उनके लिए अभी भी सॉलिड स्टेट ही फर्स्ट चैप्टर है। खासकर बिहार बोर्ड के लिए उनके लिए सॉलिड स्टेट पढ़ना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मगर सीबीएसई के लिए फर्स्ट चैप्टर कौन है? सॉल्यूशन। एक्चुअली में सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। किसका भैया? तो नॉन रिएक्टिंग दो या दो से अधिक सबस्टांस का, ठीक है। दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस का होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या कहलाता है बेटे? सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, यदि सॉल्यूशन में सिर्फ दो कंपोनेंट आपको दिखे, कितने? दो केमिकल कंपोनेंट, केमिकल सबस्टांस दिखे या दो कंपोनेंट दिखे, ठीक है, तो उसको आप बाइनरी सॉल्यूशन कहोगे। मान लो आपको तीन नंबर दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? तीन। तो यदि तीन दिखेगा तो टर्नरी और चार दिखेगा तो क्वाटरनरी कंपोनेंट बोलोगे। तीन पर कितने बोलना है? टर्सरी। और चार पर क्या बोलना है? क्वाटरनरी। चार पर क्या बोलना है? क्वाटरनरी, ठीक है। अब जहां तक बात हुई बाइनरी सॉल्यूशन, हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही है। कौन सा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो बाइनरी सॉल्यूशन में बेटा एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा? सॉल्वेंट। जनरली सॉल्यूशन का जो फेज जो होता है वो सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब हम बोलते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन। यदि हम बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन तो ये समझ जाना सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा और सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, ठीक है। बाकी चीज बदलेगा, सॉल्यूट बदलेगा, ठीक है। सॉल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट में मौजूद होता है और सॉल्वेंट जनरली लार्ज अमाउंट में मौजूद होता है। और यही सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन के फेज को भी क्या करता है? डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो यहां देखिए, द टू कंपोनेंट प्रेजेंट, जो कम अमाउंट में होगा उसको क्या बोलोगे? उसको कहोगे सॉल्यूट। और जो लार्ज अमाउंट में होगा उसको क्या कहोगे? सॉल्यूट कहोगे। सॉल्यूशन के उस कंपोनेंट को जो लेस अमाउंट में होगा उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन का वैसा कंपोनेंट क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट, ठीक है। अब अगला पॉइंट वही बात बोल रहा है जो हमने आपको बताया था। क्या बताया था? हमने बताया था कि फिजिकल स्टेट किस पर डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पर। सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट वही होता है जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होता है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए सॉल्यूशन को हम सिंगल फेज कंटेनिंग एक से ज़्यादा कंपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन इज रिगार्डेड एट सिंगल फेज। किसका फेज? तो किसका फेज? किसके जैसा फेज? सॉल्वेंट के जैसा फेज। उसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट मिले हो सकते हैं, सही बात है। यह बात आपको समझ में आती है। अगला कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, जहां लिक्विड प्रेजेंट लार्ज अमाउंट में है तो सॉलिड को क्या मान लो? सॉलिड सॉल्यूट हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा और लिक्विड क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो यदि हम सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की, तो हमेशा याद रखना सॉलिड क्या होगा? ये सॉल्यूट होगा। और लिक्विड बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है? सॉल्वेंट हो जाता है। वही बात बोल रहा है कि फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड इज प्रेजेंट इन एक्सेस ओवर द सॉलिड। हमेशा तब देयर इज नो एम्बिग्विटी इन टर्म्स दैट सॉलिड बीइंग सॉल्यूट, सॉलिड हमेशा सॉल्यूट होगा और लिक्विड हमेशा क्या होगा? सॉल्वेंट। आ गया समझ में? अच्छा, कहता है, अच्छा आपसे क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आपको एक सिरप दिया गया जिसमें 60 ग्राम शुगर है और 40 ग्राम वाटर है, ठीक है। सॉल्यूशन बना, तो बताइए कौन सॉल्वेंट है? तो वाटर बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? वाटर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? हमेशा सॉल्वेंट होता है। आ रहा है समझ में? अब देखिए, 10 ml अल्कोहल और 20 ml वाटर है तो वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। और ये क्या हो जाएगा? अल्कोहल क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, अमाउंट के हिसाब से। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिसीजन किस आधार पर कर सकते हैं? मोल के आधार पर भी कर सकते हैं, मास के आधार पर भी कर सकते हैं, मगर मास को कंपेयर करेंगे। मोलर मास के आधार पर भी कर सकते हैं और मोल फ्रैक्शन के आधार पर भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आ गया समझ में यहाँ तक?
सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो से अधिक कंपोनेंट मौजूद होते हैं। एक क्वेश्चन आता है बेटे, एक क्वेश्चन आता है, क्या हर एक मिक्सचर सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है? नहीं, इसका जवाब नो है। मगर हाँ, हर एक सॉल्यूशन एक मिक्सचर जरूर है। हर एक सॉल्यूशन एक मिक्सचर जरूर है, मगर हर एक मिक्सचर एक सॉल्यूशन नहीं है। आ गया समझ में? क्योंकि मिक्सचर हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पर सॉल्यूशन को हम दो भाग में बांट देते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब हुआ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यदि डिजॉल्व हो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, और यदि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है तो उसको क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला बात, सॉल्यूशन का डेंसिटी थ्रू आउट सेम होता है, यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है थ्रू आउट। मतलब डेंसिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब जगह सेम होगा। सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज इतना सेंटीमीटर होगा, मतलब ये दिखेंगे नहीं आपके नॉर्मल आई से। क्यों भाई? 10 का पावर -2 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे नहीं देख सकते। मतलब इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपको विजिबल नहीं होंगे। अच्छा, इसके कंपोनेंट्स को आप फिजिकल मेथड से तो अलग नहीं कर पाइएगा। कोई भी ऐसा फिजिकल मेथड नहीं है बेटे जिससे आप इसके किसको हटा पाइएगा, जिससे आप इसके कंपोनेंट को सेपरेट कर पाइएगा। अगला बात यदि हम करें कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट डज नॉट लूज देयर प्रॉपर्टी व्हेन दे फॉर्म। अच्छा, कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन आर द सेम आर द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट इस समय अपने प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते। ठीक है, अच्छा, पांचवा प्रॉपर्टी क्या है? पांचवा, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट डेफिनेटली बट विथ सर्टेन लिमिट। द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट डेफिनिट बट वेरी विथ सर्टेन लिमिट। ये सर्टेन लिमिट के साथ वेरी कर सकता है। अच्छा, कहता है सर्टेन प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वेरी विथ कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे जैसे आप अमाउंट चेंज करते जाओगे, ये सब डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन के साथ ये सब क्या होते जाते हैं? वेरी करते चले जाते हैं। अब आता है बेटा सबसे, ये 11th का टॉपिक हुआ, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, सबसे कंसंट्रेशन टर्म। अच्छा, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? सिंपल मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ, या तो सॉल्यूशन ले ले बेटा, नहीं तो सॉल्वेंट भी लेके काम चला ले। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म। अच्छा, एक बात बता, कंसंट्रेशन टर्म इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब एक बूंद भी लेके वही काम होगा जो पूरा बोतल लेके होगा, बहुत सारा अमाउंट लेके होगा। इसलिए आप जब लेबोरेटरी में जाओगे तो थोड़ा सा बोतल में रखा रहता है। क्यों ऐसा? इसलिए रखा रहता है कि आप इसके हिसाब से जो लिखा है उस हिसाब से सॉल्यूशन तैयार कर लो। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कंसंट्रेशन को बताने के तरीके भी बहुत सारे हैं बेटे। क्यों है? क्योंकि अलग अलग लोग इसको अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं, मगर सब एक के बतवा बताता है बेटा कि किसी दिए सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। सब एक के बात बता रहा है, किसी दिए सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट पड़ा है। जब सब एक के बतवा घूम फिर के बता रहा है, तो आप ये बताओ, जब सब एक ही बात घूम फिर के हमको बता रहा है, तो क्या सारे कंसंट्रेशन टर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है? बिल्कुल। हम पहला कंसंट्रेशन देख रहे हैं, मोलरिटी। हम अभी ही बता दें, जिस कंसंट्रेशन के नीचे वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम, ठीक है, समझ जाना कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्या करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। नो डाउट वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है,
मोलरिटी कैसे डिफाइन होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब पर लीटर या 1 लीटर बोलो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन। ऐसे समझो कितना मोल पड़ा है 1 लीटर में। जैसे हम मोलरिटी इजकल टू लिखते हैं n बाई भी, वॉल्यूम को जरा 1 लीटर कर दो बेटा, तो मोलरिटी किसके बराबर हो गया? मोल के। मतलब 1 लीटर में जो मोल पड़ा है वही मोलरिटी है। इसका मतलब कहीं 5 मोलर लिखा है तो इसका मतलब यही ना हुआ बेटा, इसका मतलब यही ना हुआ कि 5 मोल पड़ा है कितने में? 1 लीटर में, या 1 लीटर में 5 मोल पड़ा है। आ गया? अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। इसका यूनिट मोल पर लीटर हो जाएगा। अच्छा, ये टेम्परेचर पर डिपेंड भी करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड भी करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि नीचे में क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है। अच्छा, अगला नॉर्मलिटी। मोलरिटी में मोल खोजते हैं लीटर में, यहां ग्राम इक्विवेलेंट खोजेंगे। इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट खोजेंगे। इक्विवेलेंट बोलो या ग्राम इक्विवेलेंट बोलो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट खोजेंगे लीटर में। 1 लीटर में जितना इक्विवेलेंट पड़ा होगा वही नॉर्मलिटी कहलाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास सबस्टांस टू सबस्टांस चेंज करता है। यूनिट क्या हो गया? बोलो, इक्विवेलेंट पर लीटर। इसी को आप नॉर्मल सॉल्यूशन बोलते हो, यहां मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अगला स्ट्रेंथ, ध्यान से सुनना। मोलरिटी में आपने क्या खोजा था? अब हम बात करते हैं बेटे, अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का। अच्छा, एक बात बता, मोलरिटी में हमने क्या खोजा था? 1 लीटर में पड़ा मोल। नॉर्मलिटी में क्या खोजा था? ग्राम इक्विवेलेंट लीटर में, 1 लीटर में। यहां खोजेंगे ग्राम, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। क्या खोजेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट कितने लीटर में? 1 लीटर में। तो इसका यूनिट ग्राम पर लीटर नहीं हो जाएगा? ग्राम पर लीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, ये 2 फॉर्मूला बनाए हुए हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जी हाँ, आप सही हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर लीटर। इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब यहाँ 1 लीटर में मोल मास खोजना है, यहाँ 1 लीटर में ग्राम इक्विवेलेंट खोजना है, यहाँ 1 लीटर में मोल खोजना है। ठीक है, आइए, क्लियर हो गया? अच्छा, 2 फार्मूला देख लेते हैं। ये फार्मूला क्या है? ध्यान से देखो, ये फार्मूला है, ध्यान से देख। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल को क्या लिख सकते हैं? वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी तो बोले, इसको क्या लिख सकते हो? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ बराबर क्या लिख सकते हो? मोलरिटी इंटू मोलर मास। मोलरिटी इंटू मोलर मास। आ रहा है? एक मोलरिटी है और एक क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आ गया समझ में? अच्छा, उसी तरह आप इसको क्या लिखे थे? देखो, इसको क्या लिख सकते हो? तुम ही बताओ, इसको क्या लिख सकते हो? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्ट्रेंथ बराबर नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। आ गया बेटे समझ में? तो देखो, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इवन फॉर्मलिटी क्या होता है? सिंपल बात है। जैसे वहां क्या खोज रहे थे, यहां क्या खोज रहे थे? मास ऑफ सॉल्यूट। यहां फॉर्मूला मास खोजना है। कौन सा? नंबर ऑफ फॉर्मूला मास। ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास किस में बेटा? ग्राम में। कितने लीटर में? 1 लीटर। तो 1 लीटर में पड़ा हुआ फॉर्मूला मास को खोज लीजिए, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास को। उसी को क्या कहिएगा? फॉर्मलिटी। कौन सा फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आ गया? ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा बेटा। आइए, मोलालिटी, इस पर 2-3 स्टार लगाइए। क्यों भाई? क्योंकि अभी तक आपने जो भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा है वो सब टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ये एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। पहला बात, मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। और दूसरा बेचोर बात है, सब में वॉल्यूम आता है नीचे, नहीं तो मास आता है किसका? सॉल्यूशन का। मगर इस कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट आता है। क्या आता है? सॉल्वेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मास, इसको कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स
या ग्राम मॉलिक्यूल्स, दोनों बात बोल सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1000 ग्राम, मतलब 1000 मतलब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, आप ऐसे भी बोलो, क्या बोलोगे 1 kg, मतलब नंबर ऑफ मोल्स 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल्स पड़ा है, 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल्स पड़ा है उसी को क्या कहोगे बेटा, 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल्स पड़ा है या ग्राम मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं उसी को क्या कहोगे बेटा, उसी को क्या कहोगे, मोलालिटी। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब देखो kg को 1 ले लो तो पड़ा मोल ही क्या हो गया, मतलब जो मोल की संख्या हो गई वही क्या हो गया, मोलालिटी हो गया। अब देखो नीचे वेट आ रहा है, ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, इंडिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ kg में, यदि ग्राम में लोगे तो 1000 से ऊपर गुना कर देना, आ गया समझ में। अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है उस टर्म ऑन परसेंटेज, परसेंटेज 3 प्रकार का होता है बेटा, ठीक है। W/W जिसको मास परसेंट भी कहा जाता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। तो इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, W/W, ठीक है, परसेंटेज बाय मतलब मास परसेंट, बोलोगे ना, बोलोगे ना। तो W/W इंटू 100, मगर ये W में किसका किसका W है, एगो छोटका W है और एगो बड़का W है। छोटका W किसका, छोटका W किसना, सॉल्यूट का, अब बड़का W किसका, सॉल्वेंट का। समझ में आ गया, छोटका W है सॉल्वेंट का और ये मिलके सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके सॉल्यूशन हो गया, 100 से गुना कर दिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मगर ध्यान रखना ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा और कोई यूनिट भी नहीं होगा। उसी तरह परसेंटेज, ये तब लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में इसको डिफाइन करना, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और स्ट्रेंथ या मास परसेंट बाय वॉल्यूम या W/V, परसेंट बाय स्ट्रेंथ बोलेंगे, वहां सिर्फ स्ट्रेंथ, यहां परसेंट बाय स्ट्रेंथ, परसेंट बाय मास बाय वॉल्यूम, W/V परसेंट। कैसे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा इसको डेंसिटी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, ये सॉल्यूट है ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, पार्ट बाय मास ppm, ये बहुत लो कंसंट्रेशन को, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन को किसमें एक्सप्रेस किया जाता है, ppm में। मतलब जब सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है, एक्सप्रेस करने का 3 तरीका, मास में बाय मास, ppm ऑफ सब्सटेंस बाय मास, ppm इन वॉल्यूम और ppm इन W/V, ठीक है। ये कब, जब लिक्विड रहेगा, ये कब, जब 1 ग्राम में और 1 ml में, और ये दोनों ग्राम में, ठीक है। बस गुना कितने से करना है, 10⁶ से। अच्छा क्लियर हो गया, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख, ठीक है। आइए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन का मतलब हिस्सा। यदि हम बोले जैसे मान लो 2 मोल है, N1 है और N2 है, इसका हिस्सा कितना, तो इसका हिस्सा निकालें तो N1/N1 + N2, और इसका हिस्सा कितना बोला तो N2/N1 + N2, ये इसका हिस्सा मोल के टर्म में, x1 और ये x2 हो गया। और टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, x1 + x2 = 1। कहने का क्या मतलब, ये रेशियो है किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये एक रेशियो है और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी होगा। तो मोल्स ऑफ, यदि एक बाइनरी सॉल्यूशन की कल्पना करें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का सम 1, और दोनों का रेशियो लेके तो बताओ। तो देखो नीचे वाला कट जाएगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब A/B = मोल्स ऑफ A बाय मोल्स ऑफ B। समझ में आ गया, समझ में आ गया। मतलब जो मोल का रेशियो है वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो है, जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है वही मोल का रेशियो है। क्लियर, चल अब कहता है रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। जरा देखते हैं, तुम देख मोलरिटी = N/V लिखा था, नॉर्मलिटी = क्या लिखा था,
नॉर्मलिटी इजकल टू लिखे थे, नॉर्मलिटी इजकल टू क्या लिखे थे, इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिवाइड कर दे दोनों को। तो नॉर्मलिटी बाय मोलरिटी बाय नॉर्मलिटी इजकल टू क्या आ गया, बोलो, मोलरिटी बाय नॉर्मलिटी, मोलरिटी बाय एन बाई कितना आ जाएगा, एन बाई कितना आ जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट नहीं आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर कट जाएगा, आ जाएगा ना। तो अब देखो नॉर्मलिटी को क्या लिखते हैं, नॉर्मलिटी को क्या लिखते हैं, मोल को क्या लिखते हैं, मोल कैसे निकाले जाते हैं या इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं, कौन बताएगा। इक्विवेलेंट बराबर होते हैं मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, यही होता है ना, यही होता है, हाँ यही होता है। तो क्या लिखते हैं इसको, मोल बाय मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल से मोल कट गया तो नॉर्मलिटी इजकल टू क्या आ गया बेटा, इसको इधर ले आओ, तो मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो कहने का ये मतलब है, तो नॉर्मलिटी इजकल टू क्या हो गया, ये हो गया। आइए तो नॉर्मलिटी इजकल टू, अब हम बात करते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मत याद कीजिए, फालतू है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग इसको याद रखते हैं। आप चाहें तो एक फार्मूला ये वाला याद रख लीजिए। मतलब क्या याद रखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इजकल टू, मगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इजकल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ ए इंटू 1000। ठीक है, इसको भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो बोलेंगे कि इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस फार्मूले को रख लीजिए, इससे बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आते हैं। मोलरिटी इजकल टू, बोलिए मेरे साथ, 1000 इंटू मोलरिटी, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास। ये मोलरिटी, ये मोलरिटी है और ये मोलरिटी है, ये मोलरिटी है और ये मोलरिटी है, मोलरिटी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ध्यान से समझिएगा। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कहते हैं। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। यदि ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है और ये दोनों एजेंट है बेटा, पता है क्या, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों एजेंट की तरह ये काम करता है। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब, जैसे मान लीजिए H2A2 का जब आप बोतल खड़िएगा ना तो उस पर XV या X वॉल लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि आपने 1 लीटर H2O2 ले लिया तो उससे X लीटर O2 मिलेगा एट STP, यही मतलब होता है बेटा। अच्छा यहाँ 1 ml ले लेते तो यहाँ ml में ही बात करते XML। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ O2 प्रोड्यूस डिकम्पोजिशन यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2 STP इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। समझ में आया। जैसे यहाँ देखिए कहता है कि X भी मिला हुआ है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इसका मतलब 1 लीटर H2O2 मिला तो X लीटर O2 मिलेगा कहाँ पर, NTP STP पर। NTP और STP एक ही चीज होता है। ठीक है, समझ में आ गया। X लीटर, तो देखिए H2O2 1 लीटर आपने लिया तो इससे कितना, इसको बैलेंस करना होगा। ये H2O है, यहाँ हाफ O2 है। ठीक है, हम निकाल रहे हैं मोलरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में रिलेशन, बाकी में भी निकाल लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। पहले मोलरिटी में निकाल लेते हैं। हम क्या निकालने में इंटरेस्टेड है, मोलरिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ में रिलेशन। हम ये काउंट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आइए तो 1 लीटर से कितना मिला बेटा, मतलब एक्स भी यदि दिया है तो इसका मतलब क्या है, 1 लीटर से ये x लीटर मिलेगा, x लीटर मिलेगा। 1 लीटर से कितना मिलेगा, x लीटर O2 मिलेगा एट STP। x लीटर का मतलब x बटा 22.4 मोल मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाफ मोल से कितना मिलता है बेटा, यहाँ रिएक्शन को बैलेंस है, हाफ मोल से 1 मोल मिलता है, तो इतने मोल से कितना मिलेगा बता दो, आधा से 1 मिलता है, मतलब दुगुना मिलता है। तो इसका दुगुना कितना हो गया बेटा, x बटा 11.2। यही मोल क्या मिला, ये मोल ऑफ H2O2 मिला क्या। और मोलरिटी ऑफ H2O2 क्या होगा, मोल्स ऑफ H2O2 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 1 के लीटर लिए हैं तो यही हो गया क्या बेटा, यही इसका मोलरिटी हो गया, x बाय 11.2
और x क्या था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर क्या आ गया, बोलो 11.2 इंटू मोलरिटी। रट लिए, 1 सेकेंड का काम होता है। 11.2 इंटू मोलरिटी। क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ? अब बताओ नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? हाँ जी, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है क्या? अच्छा, वैलेंसी फैक्टर H2O2 का 2 होता है बेटा। कितना होता है, रट लेना है। H2O2 का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, ठीक है। तो 2 यहां रख दिया तो कितना हो गया, x/11.2 इंटू 2, काटोगे 5.6, ठीक है। मतलब नॉर्मलिटी इक्वल टू कितना हो गया, x/5.6। समझ में आ गया? अच्छा, स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कितना है, मोलर मास कितना, मोलर मास तुम बताओ कितना, 34। अरे कैसे भाई, H2O2 16 दूना 32 और 2 34, 34 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 17। तो इक्विवेलेंट मास कितना निकाले थे, x/5.6 इंटू 17। W/V% कैसे निकालेंगे, W/V% कैसे निकालेंगे, अब परसेंट में निकालना है हमको। स्ट्रेंथ पता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, 1 लीटर में इतना मोल है। 1 लीटर में, ध्यान से देखना, 1 लीटर में, 1 लीटर में कितना हो गया बेटा, x/5.6 इंटू 17 ग्राम है। तो परसेंट में ना निकालना है, परसेंट का मतलब 100 में, परसेंट का मतलब 100 में। तो देखो 1 लीटर मतलब 1000 ml में इतना है, तो 100 ml में कितना होगा, तो 100 ml में कितना होगा, 100 ml में जो होगा, जो ग्राम होगा वही परसेंटेज है। 100 ml में जो होता है वही परसेंटेज है, ठीक है ना। तो 1000/100 कर ले, अरे 1000/100 कर ले, मतलब x/5.6 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 10। समझ में आ गया? तो ये हो गया तुम्हारा W/V%। समझ में आया, कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो कहता है इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब होता है ml, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यदि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर ml है तो मोलरिटी हमेशा बड़ा होगा किससे बेटा, मोलरिटी का। एक बात समझ लो, 1 मोलर सॉल्यूशन और 1 मोलर सॉल्यूशन में 1 मोलर सॉल्यूशन हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा बेटा, हमने कहा कि मोलारिटी और मोलालाइटी में कौन बड़ा होता है, मोलालाइटी बड़ा होता है। अच्छा हाँ, गलती हो गया, अरे यार सॉरी बेटा। 1 मोलर और 1 मोलल में हमेशा कौन बड़ा होता है, 1 मोलल बड़ा होता है, 1 मोलल बड़ा होता है, मगर कब, जब डेंसिटी कितना हो, 1 ग्राम पर ml। अच्छा, ppm इज यूज टू रिप्रेजेंट वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन को, नमक सी वाटर में, ठीक है। अच्छा, जिसके नीचे वॉल्यूम आएगा वो सब टेम्परेचर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इस हिसाब से मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, वॉल्यूम परसेंट, W/V%, टेम्परेचर डिपेंडेंट, जबकि मोलालिटी, W/W, मोल फ्रैक्शन, ये सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। आ गया समझ में? देखिए ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बाद में करते हैं, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट 1 छूटा रहा है। कॉन्सेप्ट 1 हम लोग करेंगे, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आइए हम पहले पढ़ा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये रहा आपका कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा दिया। अब इसका क्वेश्चन हम क्वेश्चन भी करवा ही देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी करवा ही दे क्या, कि पहले पढ़ा दे पूरा, ठीक है। पहले पूरा पढ़ा देते हैं, उसके बाद लास्ट में बैठ के सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। एक वीडियो क्वेश्चन पर ही आएगा। अब आइए बच्चे, बात करते हैं सॉल्बिलिटी की। किसकी बात करते हैं बेटा, सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी क्या है, वो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का जो किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, उसी को क्या कहेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर, उसको क्या कहेंगे, सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी दोनों चीज़ों के द्वारा अफेक्ट होता है, सॉल्यूट के नेचर पर भी डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है, इवन प्रेशर और टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी को कौन कौन चीज प्रभावित करेगा, सॉल्युबिलिटी को कौन कौन चीज प्रभावित करेगा, 4, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर
और चौथा चीज बेटा प्रेशर। तो ये सारे चीज किसको प्रभावित करते हैं? सॉल्विटी को प्रभावित करते हैं। आइए तो हम एक एक करके जो जो चीज प्रभावित करते हैं उसको देख लेते हैं। पहला, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, एक बात समझ लो, एक वर्ड होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। कैसा बेटा? लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। मतलब जो जैसा है वैसे में घुलेगा। मतलब पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट सॉलेबल इन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सॉल्यूट किस में सॉलेबल होगा? नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में। क्यों भाई? क्योंकि इनमें सिमिलर इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, कहता है सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, और एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन और सॉलिड और सॉल्वेंट में। मतलब जिस रेट से ये घुल रहा होगा उसी रेट से प्रेसिपिटेट कर रहा होगा। सॉल्यूट को घुलने को क्या कहोगे? डिजोल्यूशन, और दूसरे को क्या बोलोगे? क्रिस्टलाइजेशन। और जब ये हो रहा होगा तो हम बोलेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, और यही इसका सॉल्बिलिटी है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। कुछ सॉलिड अब सुनो बेटा, कुछ सॉल्यूट जो डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में वो इग्जोथर्मिक नेचर के होते हैं। यदि इग्जोथर्मिक सॉल्यूट हुआ, मतलब सॉल्यूट डिजॉल्व किए और एनर्जी रिलीज हुई, तो ली चैटेरिया प्रिंसिपल जिसको आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, मतलब रिएक्शन पीछे आने लगेगा। और यदि इंडोथर्मिक हुआ तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर का सॉलिड पर कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता, ये बात याद रखना, ठीक है। टेम्परेचर का पड़ता है। देखिए, यदि डिजोल्यूशन कैसा है? इग्जोथर्मिक है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी टेम्परेचर को बढ़ाने से। मगर यदि क्या है? इंडोथर्मिक है, यदि इंडोथर्मिक हुआ तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड का प्रेशर पर कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ती घटती नहीं है, क्योंकि सॉलिड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात यदि हम करते हैं, किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट बात, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। यहां पर भी तीनों बातें अप्लाई होगी। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और सब टेम्परेचर और प्रेशर, चारों बातें। मगर मुख्यतः हमको प्रेशर वाला देखना है, ठीक है। मगर ये सब भी है, ठीक है, ये सब भी है। एक बात समझ लो, यदि पोलर सॉल्यूट है जैसे HCl वगैरह है, HCl, तो ये पानी में जल्दी घुलेंगे। किसके बनिस्पत? H2 के बनिस्पत। तो जो पोलर सॉल्यूट है वो ज़्यादा घुलते हैं, और जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाते हैं वो भी ज़्यादा पानी में घुल जाएंगे, ठीक है। उनकी भी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी। तो देखिए, सर्टेन गैस जैसे विच आर हाईली सॉलेबल, जैसे अमोनिया और हाइड्रोजन, ये हाईली सॉलेबल होते हैं, जबकि सर्टेन गैस लेस सॉलेबल जैसे O2 और N2 बहुत कम सॉलेबल होते हैं, ठीक है। सॉलिबिलिटी, हाँ, इनके नेचर में है बेटा, ये पोलर है ना, तो पोलर है तो पानी में जल्दी घुल जाएंगे। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, O2 ये सब नॉन पोलर हैं तो पानी में नहीं घुलेंगे, ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। एक बात सुनिए, सॉलिबिलिटी जो गैस का होता है, गैस को जब आप पानी में डालते हो, ध्यान से समझो, हमें यहाँ समझा रहे हैं, गैस को जब आप पानी में डालते हो तो गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता, और ये रिएक्शन इग्जोथर्मिक नेचर का होता है, ठीक है। तो बताओ, टेम्परेचर यदि बढ़ा दोगे तो इक्विलिब्रियम पीछे आएगा, मतलब गैस फ्री होकर पानी से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। मतलब जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती जाएगी। इसीलिए गर्म पानी में कम से कम ऑक्सीजन घुला होता है, और गर्म पानी का टेस्ट क्या होता है? बहुत ज़्यादा घटिया, ठीक है ना, घटिया बोलेंगे हम, घटिया होता है, ठीक है, एकदम पीने लायक नहीं रहता। बुखार में मिलता है ना हम लोगों को, सबसे ज़्यादा बेकार पानी वही लगता है जिंदगी का, लगता है कि भैया क्या पी रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए, अब यदि हम बात करते हैं, थोड़ा सा साफ कर देते बेटा, अब देखो, इसको भी उड़ा देता हूं, ठीक है। अब देख, कहता है, कहां थे बेटा? हाँ, यहां पर कहता है, इंक्रीज
प्रेशर, अच्छा अब हम प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। तो प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर कहने का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस से, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यदि किसी गैस का प्रेशर लिक्विड के ऊपर ज़्यादा है तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी भी लिक्विड में क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिंपल सा बात है। तो कहता है इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी, जबकि इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। ड्यूरिंग डिजोल्यूशन ऑफ गैस प्रेशर इज डिक्रीज, यदि प्रेशर डिक्रीज कर दोगे तो डिजोल्यूशन ऑफ गैस एक्सोथर्मिक, अच्छा ड्यूरिंग डिजोल्यूशन ऑफ गैस, गैस प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीजेज, डिजोल्यूशन के दौरान प्रेशर, एंड डिजोल्यूशन ऑफ गैस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। ठीक, यही प्रेशर का इफेक्ट कैसे पड़ता है बेटा, इसी को समझाने के लिए एक लॉ आता है जिसको आप हेनरी लॉ बोलते हो। कौन सा लॉ बोलते हो बेटा, हेनरी लॉ। कौन सा लॉ बोलते हो बेटा, हेनरी लॉ। क्या है हेनरी लॉ, एक सेकंड। इसी प्रेशर का इफेक्ट को समझाने के लिए कौन सा लॉ आया था बेटा, प्रेशर के इफेक्ट को समझाने के लिए हेनरी ने लॉ दिया था। इसने कहा था कि यदि तापमान को कांस्टेंट रखा जाए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या रखा जाए बेटा, कांस्टेंट, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। मतलब जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव द सॉल्यूशन। उल्टा लिख लो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी को यदि मोल फ्रैक्शन से बता दें तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। आ रहा है, तो अब प्रोपोर्शनलिटी को हटा दे तो प्रेशर बराबर KH इन 2X। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को बोलने का दूसरा तरीका है, यहां सॉल्युबिलिटी के टर्म में बोले या मोल फ्रैक्शन के टर्म में, क्या बोले, मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन किसी गैस का लिक्विड में उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा उसके ऊपर पार्शियल प्रेशर लग रहा होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन। उल्टा करके बोलो, उल्टा करके बोलो, ये मोल फ्रैक्शन पहले बोले, अब उल्टा बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा। तो पार्शियल प्रेशर, तो 3 डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिया है 3 तरीका से, वही 3 तरीका को यहां कॉपी किया गया है। ठीक है, वही 3 तरीका को यहां कॉपी किया गया है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस in a liquid phase is proportional to mole fraction of gas in the solution. जित partial pressure of gas in the vapor phase is proportional to mole fraction of gas in the liquid solution phase. ठीक है, अच्छा तो पार्शियल प्रेशर बराबर क्या आ गया, KH इन 2X। जहां KH क्या है, ये हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट। ये अलग अलग लिक्विड का, अलग अलग गैस का अलग अलग होता है, अलग अलग सॉल्वेंट में एक ही गैस का अलग अलग होता है, और ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। मतलब ये कंडीशनल कांस्टेंट है। कंडीशनल कांस्टेंट कौन होता है, जो कंडीशन बदलने से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, जैसे जी वाला बात नहीं है, कहीं पर भी वही लगाओगे 9.8 वाला। ठीक है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर एंड टेम्परेचर पर, 2 बातों पर, नेचर ऑफ गैस, इवन सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी। तो चूंकि पानी में बात हो रही है तो सॉल्वेंट की बात नहीं की गई है, गैस पर और टेम्परेचर पर। KH जो होता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, यदि KH बढ़ेगा, तुम सोचो, जैसे यहां देखो, पार्शियल प्रेशर बराबर KH इंटू X गैस आया, तो यदि हम ध्यान से, तो KH बराबर क्या आ गया बेटा, पार्शियल प्रेशर बाय, मतलब सॉरी, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, यहां पर थोड़ा सा, पार्शियल प्रेशर बराबर क्या आया, पार्शियल प्रेशर बराबर KH इंटू X गैस। ठीक है, तो X गैस बराबर क्या लिख सकते हो बेटा, पार्शियल प्रेशर बाय KH। ठीक है, यदि टेम्परेचर बढ़ाए तो KH क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ा दो, KH बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या हो गया, कम हो गया, मोल फ्रैक्शन कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए तो बोल रहा था जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, लिक्विड में कम हो जाएगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। कहां कहां एप्लीकेशन है, 3 जगह, 3 को एकदम रख लेना है। पहला, सॉफ्ट ड्रिंक में हाई प्रेशर पर ही क्या भरा जाता है, CO2। तो सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स में हाई प्रेशर पर CO2 गैस डिजॉल्व कर दिया जाता है।
हाई एल्टीट्यूड पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम होता है, मतलब लो ऑक्सीजन टेंशन होता है, ठीक है। इस वजह से जो हाइकर्स वगैरह होते हैं उनको लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का सामना करना पड़ता है और वो एनॉक्सिया से सफ़र करते हैं, मतलब आसानी से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, उनको मिचली आएगा, ये सब आएगा। उसी तरह स्कूबा डाइवर जो होते हैं, जो पानी में जाते हैं अथी लेके, डीप सी में उतरते हैं, ठीक है, उनके सॉल्विटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इंक्रीजेज इन द ब्लड व्हेन ड्राइवर, देखिए जब स्कूबा डाइवर कहाँ जाते हैं, समुद्र के अंदर में जाते हैं, तो प्रेशर बढ़ेगा, उनमें गैस की सॉल्विटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए उनके ऑक्सीजन सिलेंडर को, स्कूबा डाइवर के ऑक्सीजन सिलेंडर को डाइल्यूट कर दिया जाता है हीलियम के साथ। देखिए हीलियम के साथ डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब इसमें हीलियम भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, जबकि जनरल ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम नहीं पाया जाता। क्यों भाई? क्योंकि जब वो ऊपर आएंगे ना, यदि नहीं डाइल्यूट करोगे तो ऑक्सीजन बबल के फॉर्म में रिलीज होगा, और यदि ये ज्वाइंट्स वगैरह में जमा हो गया तो पेन काउज करता है, जिसको आप बेंट का नाम देते हो। कौन सा नाम देते हो बेटा? बेंट। कौन सा नाम देते हो? जिसको आप बेंट का नाम देते हो। कौन सा नाम देते हो? बेंट का नाम देते हो। आ गया समझ में? बेंट। तो देखो क्या कहता है सॉल्विटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इंक्रीजेज इन द ब्लड व्हेन ड्राइवर कम अप। जैसे से वो नीचे जाएंगे सॉल्विटी बढ़ेगी, जब ड्राइवर ऊपर आएंगे, जब ड्राइवर ऊपर आएगा द रिलीज डिजॉल्व गैस, जो गैस घुला है वो गैस बबल के फॉर्म में, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड कैपिलरी, हेंस थ्रू ए पेनफुल सेंसेशन, उनके ज्वाइंट्स में जमा हो जाएगा और वो एक पेनफुल सेंसेशन देगा, जिसको आप क्या कहोगे? बेंड्स। इसी एवॉइड बेंड्स को हटाने के लिए उनके गैस को क्या कर दिया जाता है? डाइल्यूट कर दिया जाता है बेटा। किसके साथ? इनके साथ। आ गया समझ में? अच्छा, अब देखिए एक टर्म होता है वेपर प्रेशर। क्या होता है वेपर प्रेशर? ध्यान से सुनो। हाँ, वेपर प्रेशर ध्यान से समझना, हम यहां समझा देते हैं। वेपर प्रेशर जगह का कमी है, ध्यान से देखते हैं। देखिए अभी हमको पूरा चलाना आया नहीं है, जिस दिन हम अच्छा से सीख गए ना बेटा, हम आपको एक एक दिन में पूरा ऑर्गेनिक, पूरा इनऑर्गेनिक, पूरा फिजिकल सब पढ़ा देंगे। बस हमको कुछ समय दीजिए सीख जाने के लिए इसको बढ़िया से। जिस दिन हम सीख गए ना, उस दिन हम आधा पेज में इसको कर देंगे और आधा पेज में अपना ले आएंगे, उसके बाद हम आराम से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो ऐसा हम करने वाले हैं, घबराइए मत। एक तरफ क्वेश्चन आएगा, एक तरफ हम बताएंगे, ठीक है, वो हम कर देंगे। हम सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, जल्दी जल्दी सीख रहे हैं, बहुत तेजी से हम सीखने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाएं। वेपर प्रेशर ध्यान से सुनो। देख बेटा, मान ले आपने एक लिक्विड लिया और इस कंटेनर को क्लोज कर दिया। ये लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। धीरे धीरे क्या होगा? अच्छा, ये किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, यहाँ वेपर बनेगा, लिक्विड ऊपर जाएगा, लिक्विड ऊपर जाएगा और यही लिक्विड यहाँ जमा होता जाएगा। मतलब ऊपर क्या जमा हो गया? वेपर। और नीचे क्या जमा हो गया? लिक्विड। नीचे क्या था? लिक्विड। अच्छा, कुछ देर तक ये तो उड़ता रहेगा, मगर कुछ देर के बाद उड़ना बंद हो जाएगा। उड़ना बंद होने से मेरा मतलब जितना लिक्विड नीचे से ऊपर जा रहा होगा उतना ही वेपर कहाँ आ रहा होगा? ऊपर से नीचे। मतलब लिक्विड और वेपर के बीच में क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उस समय ये जो वेपर जमा हुआ है, ये इस दीवार पर लिक्विड के मतलब कंटेनर के दीवार पर या लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर लगाएगा उसी को क्या कहोगे? वेपर प्रेशर। क्या कहोगे? वेपर प्रेशर। आ गया? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड, ये जो वेपर जमा हुआ ऊपर, ये जो वेपर जमा हुआ वो वेपर, ठीक है, द वेपर जो जमा हुआ वो वेपर। तो कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर ऑफ ए लिक्विड ऑन इट्स सरफेस व्हेन इक्विलिब्रियम नोन एज वेपर प्रेशर। मतलब वेपर के द्वारा अपने लिक्विड सरफेस या वॉल ऑफ कंटेनर पर इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर लगाया गया उसी को कौन सा प्रेशर कहोगे? वेपर प्रेशर। ठीक है, अब एक बात सुनो, कोई लिक्विड जल्दी उड़ेगा तो जल्दी वेपर बनेगा, कोई लिक्विड लेट से उड़ेगा तो लेट से वेपर बनेगा। मतलब वेपर प्रेशर किस बात पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ लिक्विड पर। और दूसरा टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाओगे ज़्यादा लिक्विड बढ़ेगा,
ज़्यादा लिक्विड उड़ेगा, मतलब नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करेगा, करेगा कि नहीं। तो दो बातों पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर। यदि लिक्विड्स के बीच में, ये जो लिक्विड है इनके बीच में लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और ज़्यादा हुआ तो कम होगा। आ गया समझ में? तो ध्यान से सुनो, तो दो बातों पर डिपेंड किया। अब देखो, एक लॉ है बेटा, राउल्स लॉ। कौन सा लॉ? राउल्स लॉ। ध्यान से सुनो, राउल्स लॉ बोलता क्या है, ध्यान से समझना बेटे, समझ जाओगे। देखो, राउल्स बोलता है कि जब दो लिक्विड को आपने मिला दिया, देखो अभी एक बात समझ लो, वेपर प्रेशर के बारे में कुछ बातें और समझ लो, यहां बहुत शॉर्ट कर दिया है। वेपर प्रेशर इन दो बातों पर तो डिपेंड करता है, डिपेंड नहीं करता है कंटेनर के साइज पर, कंटेनर के साइज पर, और नहीं डिपेंड करता है बेटा अमाउंट ऑफ लिक्विड पर। कतनों लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड नहीं करता। तो कंटेनर के साइज और अमाउंट ऑफ लिक्विड पर ये डिपेंड नहीं करता, ऐसा नेचर है इसका, ये डिपेंड नहीं करता। समझ में आ गया? अच्छा, डिपेंड किस पर करता है? नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर पर। और किसी बात पर डिपेंड करता है? हाँ, एक बात और पर डिपेंड करता है बेटा, वेपर ऑफ लिक्विड, ये डिपेंड करता है बेटा सॉल्यूट पर। मतलब कोई चीज मिलाएंगे ना तो वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कितना सा चेंज होगा, इसी को बताने के लिए राउल्स लॉ आता है। मतलब तीन बातों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर और सॉल्यूट पर। ठीक है, सॉल्यूट मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर चेंज कर जाएगा। चाहे वो लिक्विड सॉल्यूशन लिक्विड मिला दो या फिर सॉलिड मिला दो, दोनों हाल में वेपर प्रेशर क्या होगा? चेंज करेगा। उतना नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, चेंज करता है। इसी को बताने के लिए राउल्स लॉ आता है। तो पहला जो इसमें राउल्स लॉ का केस, दो लिक्विड इसमें केस है, सॉल्यूट हम सॉलिड भी मिला सकते और लिक्विड भी मिला सकते। सॉलिड मिलाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड मिलाएंगे तो क्या होगा? अब समझो बेटा, मान लो हमने लिक्विड मिलाया, अब कुछ टर्म समझ लेना। हमने दो लिक्विड को मिलाया, ए और बी मिलाया, लिक्विड में इसका मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं XA और इसका मोल फ्रैक्शन XB। एकदम ध्यान रखना, जब ये प्योर लिक्विड ए था, ध्यान से, जब ये लिक्विड ए था और ये प्योर लिक्विड बी था, जब ये प्योर लिक्विड ए था तो इसका पार्शियल प्रेशर था P0A। कितना था? P0A। और जब ये प्योर लिक्विड बी था बेटा, तब इसका पार्शियल प्रेशर P0B था। ठीक है, आ रहा है समझ में? मतलब ए और बी को हमने मिलाया है ऐसे करके, तो यहां पर ए भी आ गया और क्या आ गया? बी भी आ गया, आ गया। अच्छा, इस समय प्योर ए था तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना था? 1। ये प्योर बी था तो इसका मोल फ्रैक्शन 1। मगर जब मिला देंगे तो इसके कुछ मोल्स आएंगे और इसके कुछ मोल्स आएंगे। अरे मिलाए ना, तो इसका कुछ मोल आया, इसका कुछ मोल आया। ठीक है, तो यदि आया तो यहां पर मोल फ्रैक्शन इसका हम कितना मान लेते हैं? XA, और इसका कितना मान लेते हैं? XB। अब धीरे धीरे ये भी तो उड़ेगा और उड़ के यहां क्या होगा? जमा होगा, जमा होगा। अब हम यहां पर A भी जमा हुआ और क्या जमा हुआ? B। मगर किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में। और ये क्या है? लिक्विड फॉर्म में। यहां पर मान लेते हैं इसका पार्शियल प्रेशर कितना आया? PA, और इसका पार्शियल प्रेशर कितना आया बेटा? PB। हमको यही पता करना है कि इसका पार्शियल प्रेशर कितना आया सॉल्यूशन में और इसका कितना आया। ठीक है, अच्छा एक बात और, यहां पर जो इसका जो मोल फ्रैक्शन है, इसको YA मान रहे हैं और इसको क्या मान रहे हैं? YB। फिर से समझ लो, XA मोल फ्रैक्शन कहां है? लिक्विड में। ये भी मोल फ्रैक्शन कहां है? लिक्विड में। ऊपर उड़ा होगा तो क्या पूरा उड़ गया होगा? नहीं, कुछ कम उड़ा होगा वेपर प्रेशर के हिसाब से। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ होगा ज्यादा उड़ेगा। तो यहां पर वेपर में कितना इसका मोल फ्रैक्शन है? YA। इसका मोल फ्रैक्शन YB। P0A क्या है? प्योर वेपर प्रेशर। ये क्या है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B। ठीक है, PA क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन। PB क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन। ठीक है, आइए ये सारी बातों को हम आत्मसात करते हैं। क्या कहता है? लिक्विड सॉल्यूशन फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड दोनों उड़ने वाला लिक्विड है। देख रहे हैं, दोनों का वेपर प्रेशर हमने माना है। ठीक है, दोनों का हमने वेपर प्रेशर माना है। अब हम क्या कर रहे हैं?
वेपर प्रेशर माना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट। अब राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट, कोई भी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा कहाँ, सॉल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू पूरे को खोल के लिखा है, इसका मतलब P बराबर P नॉट ए एक्स ए। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन लिक्विड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। तो इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो ये प्योर कंपोनेंट और ये क्या, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। आ गया समझ में, क्लियर है, मोल फ्रैक्शन इन। अरे तुम ही सोचना, अरे यार जब आप ये दोनों को मिलाओगे तो क्या उतना ही प्रेशर रहेगा? नहीं, क्योंकि इसका अमाउंट कम हो चुका है। अरे यहां पर अब दोनों ना आ जाएंगे भाई, ए भी आ जाएगा और कौन आ जाएगा, बी भी आ जाएगा। तो अब उतना है नहीं, तो पूरा P नॉट वेपर प्रेशर आएगा नहीं, उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जो P होगा वो हमेशा कम होगा किससे, P नॉट ए से, प्योर वेपर प्रेशर से हमेशा कम होगा। सिमिलरली PV के इक्वल टू क्या लिखोगे, P नॉट बी इंटू एक्स बी। तो टोटल क्या लिखोगे वेपर प्रेशर में, ये PA है, ये PB। तो सॉल्यूशन के ऊपर टोटल प्रेशर कितना लगा, PA प्लस PB। कितना लगा, PS बराबर कितना लगा, PA प्लस PB लगा क्या। तो PA प्लस PB इक्वल टू PS को इसको क्या लिख सकते हो, P नॉट ए एक्स ए अभी लिखे हैं, प्लस P नॉट बी एक्स बी लिख सकते हैं प्लस साइन के साथ। और यही PS है, PS ऑफ सॉल्यूशन। और इसी से मेरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आ रहा है समझ में। हम अच्छा, इसमें कितने वेरिएबल है, 4। हम चाहें तो इसको क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स से, और चाहें तो इसको क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स भी पुट कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ। आइए, तो यहाँ कुछ टर्म दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट P नॉट ए बी, P नॉट ए। पार्शियल प्रेशर वेपर सॉल्यूशन में PB PA। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में XA XB। मोल मिलाए हैं XA N। ये क्या है, मास WA WB। मोलर मास, मोलर, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा। ठीक है, आइए, तो वही वाला बात बोल रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, तोड़ के ऐसे लिख लिए। PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ऐसे तोड़ के लिख लिए। जहां P नॉट A और P नॉट किया प्योर वेपर प्रेशर, दोनों को जोड़ दिए। जहां मोल फ्रैक्शन का सम कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम दो कंपोनेंट है, किसी एक को पुट करके लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ देखिए किसको पुट किया गया है, यहाँ किसको पुट कर दिया है, ए को पुट कर दिया है। कर सकते हैं ना, लीनियर इक्वेशन है। ग्राफ देखिए, समझिए ग्राफ। यहाँ XA बराबर 1, यहाँ XB बराबर 0, मतलब यहाँ प्योर स्टेट की बात हो रही है। प्योर स्टेट हम यहाँ A को मान रहे हैं, इसका प्रेशर ज़्यादा मान रहे हैं, ठीक है, और इसका प्रेशर पार्शियल प्रेशर कम मान रहा है, मतलब ये कम वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, XA बराबर 0, XB बराबर 1, कहने का मतलब ये प्योर B है, ये प्योर A है। आ रहा है। अब देखो जैसे जैसे A का अमाउंट घटेगा, इसका पार्शियल प्रेशर भी घटेगा, मतलब ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, और ये ग्राफ ऐसे आएगा। ये P टोटल है, ये किसका मोल फ्रैक्शन है, A का, ये किसका पार्शियल प्रेशर है, A का, ये किसका पार्शियल प्रेशर है, B का। आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर। और इनके बीच में इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। किसी पॉइंट को ले लें तो हमको यहां से यहां तक का सम प्लस यहां से यहां तक का पार्शियल प्रेशर का सम बराबर यहां से यहां तक का पार्शियल प्रेशर का सम मिल जाएगा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, हमने क्या P टोटल निकाल लिया? जी हाँ सर। कैसे निकाला? P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB करके निकाल लिया। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा, मजा आ गया। अब देख, यही सॉल्यूशन था। नीचे क्या है, नीचे A है और ऊपर B है, ऊपर भी क्या है, A है और ये B है, मगर यहाँ मोल फ्रैक्शन Y है, यहाँ मोल फ्रैक्शन YB। क्या हमको P टोटल राउल्ट्स लॉ से पता चल चुका है? हाँ, डाल्टन लॉ लगा सकते हैं। क्या होता है डाल्टन लॉ? किसी भी A का प्रेशर,
मतलब हम पीए यहां से भी निकाल सकते हैं डाल्टन से। कैसे? शर्त क्या है? हम पार्शियल प्रेशर लिख सकते हैं डाल्टन से भी। शर्त क्या है? शर्त वही है। क्या शर्त है? कि हमको मोल फ्रैक्शन उस गैस में पता हो, मोल फ्रैक्शन उसका पता हो और टोटल प्रेशर पता हो। गुना कर दिए। अच्छा बताओ, ए का मोल फ्रैक्शन तुम राउल्ट से निकाल चाहे डाल्टन से निकाल। राउल्ट से कैसे निकालेगा? पी बराबर पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स से। राउल्ट लिक्विड में बात करता है, डाल्टन वेपर में बात करता है। ठीक है, तो चाहे ए का निकाल राउल्ट से या डाल्टन से निकाल, क्या ये दोनों बराबरे होंगे? बिल्कुल होंगे। नहीं होंगे क्या? होंगे ना। अरे पीए का वैल्यू यहां से निकाल चाहे यहां से निकाल, बतवा बराबर है। तो एक्स से बराबर क्या लिख सकते हैं? पीए बाय पीटी। और पीए की जगह कितना लिख सकते हैं? पीए की जगह पी नॉट ए एक्स ए बाय पी टोटल। नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। यही बात है। आ गया समझ में? तो पी बी इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। यहां पी ए पी बी मिलकर पी टोटल के बराबर है। नहीं आ गया क्या? अरे दोनों को जोड़ो, किसी इस तरह जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं ना पड़ता। आ गया समझ में? चल, अब राउल्ट्स लॉ का दूसरा स्टेटमेंट, जब हम सॉलिड को मिला दिए किसके साथ? लिक्विड में। अरे यार, सॉलिड को लिक्विड में मिला दिए तो एक कंपोनेंट का तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? 0। मतलब हमको दूसरे का ही लिखना होगा। मतलब मान लेते हैं बी वाला 0 हो गया। मतलब पी एस बराबर क्या आया था? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये तो सॉलिड है ना, 0। मतलब पी एस बराबर क्या लिखोगे? पी नॉट ए एक्स ए। मतलब क्या? यहां एक्स ए कौन है? सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? बिल्कुल सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट ही उड़ेगा, सॉल्यूट नहीं उड़ेगा। मतलब जब आप सॉलिड को लिक्विड में उड़ाइए डालिएगा तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? आप ये फार्मूला रट ले। क्लियर? कोई दिक्कत? इसी को खोल के लिख दिया है n/n, जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर? पक्का? अब मेरी बात सुनिए, पक्का? अब देखिए क्या आया ध्यान से। तो P सॉल्यूशन इक्वल टू क्या आया? P नॉट ए एक्स सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस सॉल्यूट। तो पी एस बाय पी नॉट ए। अच्छा, पी नॉट ए क्या है? सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ही लिख देते हैं। यह सब सॉल्वेंट है। तो पी नॉट सॉल्वेंट, यह सॉल्यूशन है, बराबर कितना बेटा? इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स सॉल्यूट लिख सकते हैं। इसको उठा के उधर कर दे तो एक्स सॉल्यूट बराबर क्या आ गया? बहुत अच्छे, 1 माइनस पी एस बाय पी नॉट। पी नॉट सॉल्वेंट का है, ले ले। एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। इसी को कहते हैं बेटा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लोडिंग, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां से क्या बनता है? ध्यान से देख, यहां से, यहां देखो, यहां लिख रहा है, यहां से क्या है? तो एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू कितना है बेटा? एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू क्या लिख, ये सॉल्यूट है, सॉरी, एक्स सॉल्यूट में चेंज कर दिए थे ना, एक्स सॉल्यूट। एक्स सॉल्यूट बराबर क्या लिख सकते हैं? एन बाय एन प्लस कैपिटल एन लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं? पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट। ठीक है, इसको कहते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट। ठीक है, एट कांस्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। अरे वही ना बोले थे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या P इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट का इंटू एक्स सॉल्वेंट। ठीक है, और उसी को तोड़ के क्या लिखा गया? ये लिखा गया। ठीक है, और इसी को सॉल्व करके क्या ले आए? ये फॉर्मूला ले आए। पी नॉट माइनस क्या? पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू, ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और इसी को किसके बराबर लिख लिया? इसके बराबर लिख लिया।
लिख लिया, मतलब क्या लिख लिए, एक्स ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट एक्स ऑफ सॉल्यूट या n बाय n प्लस कैपिटल N। ध्यान से देखो आ गया। मगर ये बस स्टेटमेंट है, फार्मूला, ये फार्मूला जरूर है मगर इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, क्वेश्चन सॉल्व अलग से करते हैं। पता है क्या, इस फार्मूला के लिए एक कंडीशन है कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही वैलिड है। यदि आप डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं देख पा रहे हैं तो आप इसका अल्टरनेट फॉर्म इस्तेमाल कीजिए। कौन सा, देखिए एक बात समझिए, ध्यान से समझिएगा। वेन जैसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो क्या होगा, सरफेस पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाएगा और सॉल्वेंट की मात्रा घट जाएगी। तो ये सॉल्वेंट कम उड़ेगा, वेपर प्रेशर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीजेज बिकॉज लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सरफेस। ठीक है, लेस वेपर इज फॉर्म्ड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। अब देखिए अल्टरनेट फॉर्म में जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वही इस्तेमाल करते हैं पी एस माइनस पी नॉट माइनस पी एस। अच्छा, पी नॉट माइनस पी एस क्यों, ये हमेशा ज़्यादा और ये हमेशा कम, इसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। ध्यान से देख लीजिए, यदि हम बात करें इसको क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये प्योर वेपर प्रेशर, ये लोअरिंग है, लोअरिंग में ओरिजिनल से भाग दे दिए तो क्या बन गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, तो पी नॉट माइनस पी एस बाई क्या लिखते हैं बेटा, पी एस इक्वल टू आई इंटू एन बाय कैपिटल एन। कहोगे ये आई कहाँ से आ गया, आएगा बेटा, इसको वॉन्ट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। देख रहे हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। जो चीज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आगे कहलाएगा। आ गया समझ में, क्लियर। अब मेरी बात सुनो, अब यदि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन को एक टाइप से और बांटते हैं बेटा, एक सॉल्यूशन। अच्छा, यहीं पर फॉर्मूला लिख देते हैं हम अपना, तो पी एस पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर आई इंटू एन थ्योरेटिकल बाय कैपिटल एन। जिनको जिनको नोट्स चाहिए होगा ये वाला पीडीएफ बताइएगा, हम डाल देंगे। ठीक है, नहीं चाहिए होगा नहीं डालेंगे, चाहिए होगा तो डाल देंगे। आप लोग को, बहुत लोग को नहीं भी चाहिए होता है ना, कितने लोगों को कहे कि आके बउआ कुछ पढ़ लो, मगर कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप मत पढ़िए, भगवान आपको भला करे। ठीक है, अब देखिए दुनिया में दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन वो कहा जाता है मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड यदि वो उनका नेचर सेम हुआ। ऐसे दुनिया में कोई आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, मगर प्रैक्टिकली आइडियल सॉल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल है, मगर थ्योरेटिकली मिलते हैं। जैसे आइडियल कुछ होता है क्या, नहीं होता है। तो हम बोले बेटे कि आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन एक कोरी कल्पना है, मगर यदि दो आदमियों का, दो लिक्विड का नेचर एक जैसा हो जाए तो उसको माना जा सकता है कि भैया वो कैसा सॉल्यूशन बन जाएंगे, आइडियल। यदि आइडियल सॉल्यूशन है तो ध्यान से सुनो, वो राउल्स लॉ को ओबे करेंगे। हाँ, राउल्स लॉ को ओबे करेंगे। इसका मतलब यहां जो पी टोटल आएगा वो पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर आएगा, एकदम आएगा। मतलब जो राउल्स प्रिडिक्ट करता था वो आएगा, दो लिक्विड वाला। दूसरी बात, जब ए के साथ रहता था तो जैसा इंट्रैक्शन होगा वैसा ही बी के साथ रहने पर इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ए और बी के इंट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब इस केस में वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा और डेल्टा एच मिक्स में भी कोई चेंज, मिक्सिंग के बाद कोई इंथैल्पी में भी चेंज नहीं आएगा। आ गया, ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, डेल्टा जी हमेशा क्या होता है बेटा, लेस देन जीरो, और डेल्टा एस क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, दोनों सॉल्यूशन के लिए ये फिक्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन का। कौन सा सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन में, एक आइडियल सॉल्यूशन में ये राउल्स लॉ को ओबे करेगा ऑल कंसंट्रेशन पर एंड ऑल टेम्परेचर। तो वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करता है सारे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर, आइडियल सॉल्यूशन के कैटेगरी में रखा जाता है। जो इंट्रैक्शन ए और ए का मिलने से पहले था वही इंट्रैक्शन यदि बी और बी के मिलने के बाद, जो इंट्रैक्शन बी और बी का मिलने के बाद पहले था, मिलने के बाद भी इंट्रैक्शन वही रहा, लगभग इक्वल रहा, तो वैसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन।
ठीक है, मतलब वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है आइडियल है। और इनकी प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी कि इंट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं, ए और ए का जो इंट्रैक्शन पहले वही बी और बी का, मिलने के बाद भी वही इंट्रैक्शन, ठीक है। नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। जैसे नॉन पोलर को नॉन पोलर से मिला दें, हटा, नॉन पोलर को नॉन पोलर से मिला दें, तो ये भी नॉन पोलर ये भी नॉन पोलर, कोई चेंज नहीं। जैसे CCl4 को SiCl4 से मिला दिए, CCl4 को SiCl4 से मिला दिए, ले कोई चेंज नहीं आएगा। एन हेक्सेन को एन हेप्टेन से मिला के खुश हो रहे हैं कि कुछ तो बने, कुछ नहीं बनेगा, जैसा यहाँ इंट्रैक्शन वैसा यहाँ इंट्रैक्शन। इथाइल क्लोराइड को इथाइल ब्रोमाइड के साथ मिला दिए, कोई इंट्रैक्शन नहीं, ये भी अल्काइल हैलाइड है और ये भी अल्काइल हैलाइड है, समझ में आ रहा है। अब देखो, चूंकि इंट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, चूंकि इंट्रैक्शन में तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि देख इधर, जैसा ये सॉल्यूशन है, यदि इंट्रैक्शन नहीं चेंज हुआ तो ए और ए के बीच जितनी दूरी थी उतनी ही ए और बी के बीच भी दूरियां रह जाएगी, कोई दूरियों में चेंज नहीं आएगा, तो वॉल्यूम एकदम 0 रहेगा। मतलब 2 लीटर को 2 लीटर से मिलाएंगे तो एग्जैक्ट 4 लीटर बनेगा, और कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ है, कोई नया बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो इंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होगा। आ रहा है समझ में? मतलब जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व होगा वही कैलकुलेटेड होगा, जो ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट होगा वही कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट होगा, और ये दोनों तो सब में वैलिड है, ये तो पहले ही बताया जा चुका है, ठीक। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को मानने से मना कर देते हैं। ये राउल्स लॉ को नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? इनका नेचर है, नहीं मानेंगे भैया, क्यों माने? आपका नेचर, हर चीज तो मानने के लिए हम बैठे नहीं है, नहीं मानेंगे हम। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कभी मानने को तैयार नहीं है। यदि नहीं मानने को तैयार है तो 2 बातें हो जाएगी, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ या निगेटिव डिविएशन हो जाएगा राउल्स लॉ से। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब आपने ए और बी को मिलाया, तो ऐसा हुआ जो पहले इंट्रैक्शन था अब उनसे इंट्रैक्शन कमजोर हो गया, ये इंट्रैक्शन कमजोर हो गया। यदि इंट्रैक्शन कमजोर हो गया बेटे तो ये जल्दी से वेपर बन जाएंगे, और तुम्हारा जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर आएगा वो थ्योरेटिकल से, मतलब राउल्स लॉ से जो कैलकुलेट करोगे उससे ज्यादा आ जाएगा। अरे यार है, तो ऐसे डिविएशन सॉल्यूशन को कौन सा डिविएशन सॉल्यूशन कहोगे? पॉजिटिव डिविएशन सॉल्यूशन। तो ना ये ओबे करता है ना ये ओबे करता है। अच्छा, तो देखो, ए बी का इंट्रैक्शन कमजोर हो गया प्योर ए और प्योर बी और बी के मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन से, इस वजह से ए ज्यादा उड़ने लगा और बी भी ज्यादा उड़ने लगा, तो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस केस में चूंकि इंट्रैक्शन कमजोर हो गया तो ये मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब 2 लीटर को 2 लीटर से मिलाओगे तो 4.1 लीटर हो जाने वाला है। अच्छा, चूंकि इंट्रैक्शन कमजोर हो गया है बेटे, तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, सॉरी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, मतलब डेल्टा एच कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक, ठीक है। हीट को एब्जॉर्ब हुआ होगा, हीट एब्जॉर्ब हुआ होगा, तभी वो थोड़ा सा क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया, ठीक। अच्छा, टोटल ऑब्जर्व वेपर प्रेशर यह हमेशा ग्रेटर हो जाएगा किससे? कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से, मतलब पी ऑब्जर्व पी थ्योरेटिकल से बड़ा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाएगा। आ रहा है समझ में? और ये दोनों तो होता ही होता है, पहले ही बता दिए। ये भी राउल्स लॉ को नहीं मानेगा। अब क्या हुआ? निगेटिव डिविएशन में इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा बेटे। यदि इंट्रैक्शन बढ़ गया तो मॉलिक्यूल नजदीक आ गए, तो डेल्टा भी लेस देन निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा एच भी निगेटिव हो जाएगा और कम वेपर बनेगा। मतलब पी ऑब्जर्व कम हो जाएगा किससे? पी थ्योरेटिकल से या पी एक्सपेरिमेंटल से, ठीक है। तो बोलेंगे यहां पर इंट्रैक्शन क्या हो गया? बढ़ गया, इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो गया ए और बी के मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन से, तो पी ए कम हो गया और पीबी भी कम हो गया, इसलिए पी टोटल भी कम हो गया, और डेल्टा भी लेस देन 0, डेल्टा एच भी लेस देन 0, ठीक है, दोनों लेस देन 0। समझ में आ गया? एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है? समझना है एग्जाम्पल, समझना है एग्जाम्पल, और बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, जिंदगी रंगीन करते हैं। देखिए, बेंजीन और टॉल्यूइन एक जैसे नेचर के हैं, SiCl4 SiCl4, CCl4 SiCl4,
एन हेक्सेन एन हेप्टेन, कोई नेचर में चेंज नहीं, दोनों नॉन पोलर। PHCl PHBr, तो ये सब का नेचर सेम है, इसलिए इंट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आया, पॉजिटिव डिविएशन में आई है। जैसे यहां देखिए इथानोल था तो C2H5OH था, C2H5OH था, इन दोनों में इंट्रैक्शन रहा होगा, मगर आपने इंट्रैक्शन स्ट्रांग रहा होगा। अब आप क्या किया, C2H5 में साइक्लोहेक्सेन मिला दिया जो नॉन पोलर था, साइक्लोहेक्सेन मिला दिया जो नॉन पोलर था, अब इंट्रैक्शन कमजोर हो गया तो ये पॉजिटिव डिविएशन शो करने लगेगा। ठीक है, अच्छा यहां देखिए आ गया। उसी तरह इथानोल में क्या मिला दिया, वाटर। ठीक है, इथानोल में क्या मिला दिया, एसीटोन मिला। इथानोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, एसीटोन क्या है, कीटोन है। मिथानोल को किससे मिला दिया, वाटर से मिला दिया। CCl4 जो नॉन पोलर है को बेंजीन से मिला दिया, CCl4 को टॉल्यूइन से मिला दिया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल, बेंजीन को किससे मिला दिया बेटा, एसीटोन से मिला दिया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, पॉजिटिव डिविएशन के। उसी तरह क्लोरोफॉर्म को मिला दिया आपने इससे, एसिटिक एसिड से, किससे, इससे CH3COS3। ध्यान से देखो, पहले CCl3 में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, मिलाने के बाद ये दोनों में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। इसलिए क्या हुआ, वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर कम हो गया, और ये कैसा डिविएशन शो किया, निगेटिव। कैसा डिविएशन शो किया बेटा, निगेटिव डिविएशन शो किया। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसी तरह CHCl3 को C2H5OH से मिला दिया, CHCl3 को HNO3 से मिला। पहले इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, इसमें नहीं, मगर मिलाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगा। ठीक है, वाटर और HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, मगर मिलाने के बाद स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। तो वाटर और मिनरल एसिड का जो भी कॉम्बिनेशन दिखाएगा वो सब कौन सा डिविएशन चला जाएगा, निगेटिव डिविएशन। ये एसिड, ये क्या है, एसिटिक एसिड, ये क्या है, एनिलीन। तो एनिलीन में कोई इंट्रैक्शन नहीं था, ये एसिटिक एसिड में इंट्रैक्शन था, मगर मिलाने के बाद ये दोनों में इंट्रैक्शन बढ़ गया। इस वजह से क्या हो गया, ये क्या है, पायरिडीन है, तो इन दोनों में इंट्रैक्शन बढ़ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, जिस वजह से डिविएशन निगेटिव हो गया। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ लीनियर ग्राफ जैसा ग्राफ था, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डिविएशन। लीनियर ग्राफ को ही किधर उठा देना है, ऊपर की ओर। लीनियर ग्राफ को ही, ये जो ग्राफ है इसी ग्राफ को किधर उठा देना है, ऊपर की ओर, इस तरीके से। मतलब P ऑब्जर्व जो है वह P थ्योरेटिकल से क्या है, ज्यादा। P ऑब्जर्व P थ्योरेटिकल से क्या आ रहा है, ज्यादा। यदि निगेटिव डिविएशन सॉल्यूशन आता तो क्या करते, जो ग्राफ आता उसी ग्राफ को नीचे की ओर झुका देते। मतलब यहां क्या बोलेंगे, मतलब P ऑब्जर्व इक्वल टू लेस देन P थ्योरेटिकल। देखिए P सॉल्यूशन इज लेस देन P थ्योरेटिकल। आ गया समझ में, कोई दिक्कत? तो ग्राफ वही है, कोई चीज बदला नहीं है। समझ में आ गया? अब मेरी बात सुनो, एक टर्म है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कौन सा टर्म है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या होता है, ये दो या दो से अधिक लिक्विड, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स। देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, अच्छा क्यों कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर? वैसा लिक्विड, ध्यान से सुनिएगा, वैसा लिक्विड का मिक्सचर जिसको मिलाने के बाद वेपर फेज, मतलब ये जो वेपर फेज है, ये जो वेपर है और लिक्विड जो है, वेपर फेज में उनका कंपोजिशन और लिक्विड फेज में उनका कंपोजिशन यदि बराबर हो गया तो अब आप चाह के भी इनको अलग नहीं कर पाओगे। यदि आप चाह के भी इनको अलग नहीं कर पाओगे तो क्या बोलोगे इसको, पॉजिटिव डिविएशन, सॉरी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो मिक्सचर ऑफ लिक्विड फॉर्म एजियोट्रॉप, जिसमें मतलब सम लिक्विड ऑफ मिक्सचर फॉर्म एजियोट्रॉप, जिसमें क्या होता है, दे हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एट कॉन्स्ट एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल करना शुरू कर देता है, मतलब समझा रहा है। यदि वेपर फेज और लिक्विड फेज में दोनों का क्या हो गया बेटे, कंपोजिशन सेम हो गया, और इसको यदि आपने गर्म किया तो सारा का सारा लिक्विड वेपर में चला जाएगा, और ठंडा करोगे तो वेपर से लिक्विड में हो जाएगा। मतलब अब आप इसको अलग नहीं कर सकते, इट कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
ठीक है, और ऐसे लिक्विड को एजियोट्रॉपिक लिक्विड कहा जाता है। ठीक है, ये दो टाइप का होता है बेटा। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा? तो ये बनाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन बनाता है बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा लिक्विड बनाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है, और कोई नहीं बनाता। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या बनाता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये बनाता है, मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये दो टाइप का होता है। यदि पॉजिटिव डिविएशन है तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक बनाएगा, पॉजिटिव डिविएशन वाला मिनिमम, और निगेटिव डिविएशन सॉल्यूशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक बनाएगा। कैसा बनाएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक बनाता है। आ गया समझ में? पॉजिटिव डिविएशन वाला मिनिमम और निगेटिव डिविएशन सॉल्यूशन वाला मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। क्लियर है? अच्छा, दो टाइप के एजियोट्रॉपिक, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक, मैक्सिमम। मिनिमम वाला कौन? पॉजिटिव डिविएशन, जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। और जो ये कौन वाला? बताओ। निगेटिव डिविएशन वाला। ये निगेटिव डिविएशन वाला है। क्लियर हो गया? ये निगेटिव डिविएशन वाला है। क्लियर है? अब मेरी बात सुनिए। अब हम बात करते हैं, यदि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है तो सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। जैसे वाटर और इथानॉल, रट ले बेटा, वाटर और इथानॉल। जब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है तो इथानॉल का परसेंटेज 95% होता है और वाटर का प्रतिशत 5% होता है। कितना होता है? 95 दशमलव इतना लिखा है, समझ जाओ। मतलब द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना परसेंट W/W, मतलब हम इथानॉल को 95% तक ही प्यूरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है। उसी तरह यदि कोई निगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक में लाएगा। जैसे नाइट्रिक एसिड और वाटर, इस समय रट लेना है बेटा। नाइट्रिक एसिड, यदि नाइट्रिक एसिड है तो इसका परसेंटेज 68 होगा और वाटर का परसेंटेज 32% होगा। रटा गया? 32% होगा। ठीक है, आ रहा है। अच्छा अच्छा, एक पॉइंट्स है, एक बात सुनो। हेनरी लॉ, जो भी लॉ है, हेनरी लॉ HENRY, हेनरी लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। प्लस ये तब वैलिड है जब जो गैस घुला रहे हो वो पानी से रिएक्शन ना करे, कोई रिएक्शन ना हो। तो इसीलिए बोलता है कि गैसेज विच रिएक्ट विथ सॉल्वेंट डज नॉट फॉलो हेनरी लॉ, जैसे वाटर नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, हेनरी लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ राउल्स लॉ, इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। क्यों भाई? क्योंकि हेनरी लॉ में क्या लिखते हो? P बराबर KH इंटू एक्स गैस, और राउल्स लॉ में क्या लिखते हो? P बराबर P0 इंटू एक्स। अरे यही लिखते हो ना। जब KH किसके बराबर हो जाएगा? P0 के, तो हेनरी लॉ ही कैसा मतलब राउल्स लॉ ही कैसा दिखेगा? हेनरी लॉ की तरह। तो राउल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, मतलब राउल्स लॉ ही कैसा दिखने लगेगा? हेनरी लॉ की तरह। आ गया समझ में? डेल्टा एस इज पॉजिटिव और डेल्टा इज निगेटिव फॉर आइडियल एज वेल एज नॉन आइडियल गैस। ये हम पहले ही बता चुके हैं दोनों के लिए, क्योंकि घुलना है, सॉल्यूशन है तो वो अपने आप घुलेगा। अच्छा, वेपर फेज इज रिचर फॉर मोर वोलाटाइल। अच्छा, मान लो हम दो कंपोनेंट लिए, ए लिए और बी लिए। ठीक है, ए लिए और बी लिए। ठीक है, मान लेते हैं इन दोनों का रेशियो 1:1 के रेशियो में लिए, ऐसा मान लेते हैं। मोल फ्रैक्शन 1:1 के रेशियो में लिए, मोल 1:1 के रेशियो में लिए। इसका पार्शियल प्रेशर 20 टोड़ ले लेते हैं, इसका पार्शियल प्रेशर 80 टोड़ ले लेते हैं। बताओ ऊपर कौन ज़्यादा जमा होगा? सही बात है, ऊपर बी वाला ज़्यादा जमा होगा। क्यों? बी वाला ऊपर ज़्यादा जमा होगा, बी वाला ऊपर ज़्यादा जमा होगा। क्यों जमा होगा? क्योंकि इसका निकलने का रफ्तार ज़्यादा है। ठीक है, इसी को एक रूल बोलते हैं, कोनोवेलोफ रूल। फालतू वाला बात है, कोई रूल नहीं है। जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, P0 ज़्यादा होगा, प्योर वेपर प्रेशर, उसका निकलने का रफ्तार भी ज़्यादा होगा। आ रहा है समझ में? अच्छा,
वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और इस इक्वेशन को फॉलो करता है। log 10 P2 by P1 डेल्टा एस 2.303 1 by T1 माइनस 1 by T2। ध्यान से देख, T2 बड़ा हो T1 से, तो ये टर्म कैसा हो गया? पॉजिटिव। अरे भाई T2 माइनस T1 ये टर्म हो गया पॉजिटिव। log P2 by P1 ये पॉजिटिव कब आएगा? जब P2 बड़ा होगा किससे? P1 से। तो जैसे ही आपने T2 बढ़ाया तो P2 भी बढ़ गया। आ रहा है समझ में? और डेल्टा जहां P2 क्या है? वेपर प्रेशर एट T1, P2 क्या है? वेपर प्रेशर एट T2, डेल्टा एच क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। घबराइए मत, क्वेश्चन करा दिया जाएगा। घबराइए मत, क्वेश्चन करा दिया जाएगा, पहले खत्म कर लेने दीजिए, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक बात समझ लिए, ये जो एक्चुअली में मेरा जो चैप्टर है ना बेटे, ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं, कौन सा चैप्टर? सॉल्यूशन। एक्चुअली में इसको ज़्यादा अच्छा कहो तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन ही कहना अच्छी बात है, क्योंकि सारे लोग किस पर वैलिड है? डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही वैलिड है, और किसी सॉल्यूशन पर वैलिड नहीं है, ठीक है। अच्छा आइए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, सीपी बोलते हैं। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कोई भी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जिसको लेना देना किससे है बेटा? सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ, नेचर बोल रहे हैं, सॉरी, जिसको अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से लेना देना है। किससे लेना देना है बेटा? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। किससे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से। सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से जिसको लेना देना हो, ठीक है, नेचर से कोई मतलब ना हो, वैसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब सॉल्यूशन, अरे सॉल्यूशन की 1000 प्रॉपर्टियां होंगी, मगर कुछ ऐसा प्रॉपर्टी तो होगा ना जो सिर्फ और सिर्फ किस पर आके अटक जाएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। उसी को क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ऐसी सिर्फ 4 प्रॉपर्टियां होती है। कौन कौन? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये इनके सिंबल है बेटा, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ से आया, ऑस्मोटिक प्रेशर, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आ गया समझ में? तो दो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट, इसके नेचर वगैरह से इसको लेना देना नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से जिसको लेना देना है, वही सब प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी कहलाएगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कितने टाइप की हैं? 4 टाइप के। RLVP, डेल्टा TB, डेल्टा TF, पाई या ऑस्मोटिक प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अभी अभी सीखा था, क्या फॉर्मूला आया था? जल्दी बोल। P0 माइनस PS बाई P0 बराबर, बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये राउल्ट लॉ से, मगर बोले थे कि न्यूमेरिकल इससे नहीं लगाएंगे। न्यूमेरिकल किससे लगाएंगे? P0 माइनस PS अपॉन PS बराबर I इंटू N थ्योरेटिकल बाई कैपिटल N। इससे न्यूमेरिकल लगाना, ठीक है। आ गया समझ में? चल, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये वाला फार्मूला डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप ये लगा सकते हो, ठीक है। तो रिलेटिव सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है? सॉल्यूट पार्टिकल पर, इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है इलिवेशन? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड का मतलब है वो तापमान, दैट टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। इसका मतलब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर में मौजूद प्रेशर पर डिपेंड करता है। यदि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता जाएगा, वेपर प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता जाएगा तो जल्दी वेपर प्रेशर आ जाएगा। जल्दी वेपर प्रेशर लिक्विड का किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब पानी कम में तापमान पर बॉयल करने लगेगा, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर यदि ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा वेपर बनाएंगे, तब जाके वेपर प्रेशर के बराबर होगा। ज़्यादा वेपर कब बनाएंगे? जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। आ रहा है समझ में? तो देखिए, जब आप एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो सॉल्वेंट में, जैसे ही आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया बेटा? वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया।
अब आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ जाएगा सॉल्यूशन का। क्यों? ताकि वेपर प्रेशर बढ़े और किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेयर के। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर टेम्परेचर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से क्या आता है? ज्यादा। तो डेल्टा टीएस माइनस टी नॉट को ही क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा टीबी। मतलब समझो, ये क्या है? सॉल्यूशन जो ज्यादा पानी पर उबल रहा है, ज्यादा टेम्परेचर पर उबल रहा है, ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर। ठीक है, तो सॉल्यूशन में चूंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो चुका है? कम हो चुका है। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। कैसा सॉल्यूट ऐड करते हैं? एनवीएस, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब ग्लूकोज जैसा। आ गया समझ में? अब देखो क्या कहता है, व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन अ प्योर वेपर प्रेशर डिक्रीजेज एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। इसी को कहा जाता है बेटे, इसी को कहा जाता है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को क्या कहा जाता है? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। यदि डेल्टा टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डेल्टा टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों हमेशा टीबी बड़ा होगा टी नॉट से, और डेल्टा टीबी इक्वल टू इतना लिखा जाएगा। ठीक है, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जितना ज्यादा लोअरिंग होगा उतना ज्यादा डेल्टा टीबी हो जाएगा। अरे यार, और ये लोअरिंग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अरे देखना, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लोअरिंग के, पी नॉट माइनस पी एस के। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन बाई कैपिटल एन के। मतलब डेल्टा टीबी भी किस पर डिपेंड किया? एन पर। इसीलिए ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आ रहा है समझ में? इसलिए ये क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप ऐसे याद करो, डेल्टा टीबी एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं डेल्टा टीबी इजकल टू के बी इंटू एम होता है, मोलालिटी। तो डेल्टा टीबी इजकल टू के बी इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और के बी। ठीक है, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं? वेट लिखा गया बेटा, गलती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और मगर ये ऑब्जर्व है तो इसको किससे गुना कर देंगे? आई से। तो डेल्टा टीबी इजकल टू आई इंटू के बी इंटू एन थ्योरेटिकल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, इसको वेट कर लेना बेटा, इसको वेट कर ले, इसको वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कर ले। क्या कर ले? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ग्राम में रहेगा, 1000 से गुना कर, 1000 से डिवाइड कर देना। आ गया समझ में? तो यही फार्मूला आ गया, वही फार्मूला लिखा गया। ठीक है, हम यहां मोल लिखे हैं, ये वेट बाय मोलर मास लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, तो डेल्टा टीबी इजकल टू, देख लो यही फार्मूला को तोड़ के यहां लिखा हुआ है, यही फार्मूला लिखा, डेल्टा टीबी इजकल टू मोलालिटी इंटू के बी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी का। तो डेल्टा टीबी भी एक कैसा प्रॉपर्टी है? कोलिगेटिव, क्योंकि नंबर पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक बात याद रखना, ये के बी डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर। किस पर डिपेंड करता है बेटा? सॉल्वेंट। यदि वाटर रहा तो इसका के बी हमेशा फिक्स होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। कितना होता है? 0.52 केल्विन केजी पर मोल होता है, एकदम रट लेना है। अच्छा, कभी कभी चोट्टापनी करेगा, के बी कैलकुलेट करवाएगा, ऐसे तो दे ही देता। अलग अलग सॉल्वेंट बदलोगे तो ये बदलता चला जाएगा। कभी कभी के बी आपसे कैलकुलेट भी करवा देगा। किस फार्मूला से? ये फार्मूला, के बी बराबर, ध्यान से, के बी बराबर 8 टीबी स्क्वायर। टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, 1000 गुना एलवी। एलवी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मगर किस में? पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, एम क्या है? अच्छा, एलवी को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच, एलवी को लिखते हैं डेल्टा एच भैप इंटू आर, डेल्टा एच भैप इंटू एम, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से उठा के पुट करोगे तो ये फॉर्मूला भी चलेगा, डेल्टा एच भैप इंटू मोलर मास आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर। तो कभी कभी ये भी आपको कैलकुलेट करा देगा। अच्छा, ये सारा डाटा आपको दिया हुआ है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री और केबी का मान इतना। सिर्फ वाटर को रटना है और किसी को रटने की जरूरत नहीं है, वो सब देता है। ठीक है, आइए
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले ये बताइए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है भैया? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर अपने ही सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, या फिर वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। कहोगे कम समझ में आया, समझा रहे हैं। जैसे वाटर है, वाटर लिक्विड है और वाटर सॉलिड है। अच्छा तुम सोचो, 0 डिग्री, अच्छा -1 डिग्री पर क्या होगा? आइस होगा, होगा क्या? अच्छा 1 डिग्री पर क्या होगा? लिक्विड होगा, पानी होगा, लिक्विड, ठीक है। और 0 डिग्री पर आइस होगा। मगर मगर सोच के देखना, मगर 0 डिग्री पर क्या होगा? लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा। तो वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड और सॉलिड एक साथ एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। पानी का बॉइलिंग पॉइंट ये कब एग्जिस्ट करता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसीलिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। आ गया? सॉरी, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब मेरी बात सुनो, जैसी आप कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाओगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब लिक्विड को, अब सॉल्यूशन को ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा ताकि वो फ्रीज करे। इसका मतलब टीएस और टी नॉट में कौन बड़ा होगा? टी नॉट। तो टी नॉट माइनस टीएस को ही क्या कहोगे? इसी को डेल्टा टीएफ कहोगे। और यही क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और फॉर्मूला वही आ जाएगा, डेल्टा टीएफ इजकल टू आई इंटू एन थ्योरेटिकल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस यहां किससे मल्टीप्लाई कर देना? केएफ से। केएफ भी क्या है? वही। ये किस पर डिपेंड करेगा? केएफ को क्या बोलेंगे? मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वहां क्या बोलते थे? यहां पर बताना भूल गए। केएफ को क्या बोलते थे? केबी को क्या बोलते थे? मोलर इलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और यहां क्या बोलते हैं? मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। समझ में आ गया? अब देखो यहां यही फॉर्मूला चलेगा। अब आई क्या है, इस पर चर्चा हो रही है। इट मे बी डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर। मतलब लिक्विड का वेपर प्रेशर अपने ही सॉलिड स्टेट के, ये दूसरा डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, जैसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजोल्व करोगे प्योर सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट का लोअर हो जाएगा। जैसी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा सॉल्वेंट का, तो बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो उसका वेपर प्रेशर कम करेंगे तो बहुत ज्यादा उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो यही बोलता है टीएफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टीएफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और यही बड़ा होता है हमेशा। मतलब समझो, यदि हम लिक्विड में कोई चीज डाल दिए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। आ गया समझ में? और इसी को द डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, देखो वहां उल्टा था। बॉइलिंग पॉइंट में टीएस बढ़ गया था टी नॉट से और फ्रीजिंग पॉइंट में घट जाता है सॉल्यूशन। इसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। यही हो गया। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, मतलब किस पर? डेल्टा टीबी के। तो डेल्टा टी मतलब किस पर बेटा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये एन बाई एन एथ मतलब एन ए बाई एन ए मतलब एन बी बाई एन ए मतलब डेल्टा टीबी भी कैसा प्रॉपर्टी है? कैसा प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है। ये फॉर्मूला अभी बता दिया। और यहां पर भी के एफ इस तरह, मगर यहां पर क्या आता है? एल एफ। वहां क्या आया था? के एफ। वहां एल वी आया था। यहां एल वी आता है, कभी कभी कैलकुलेट करवा देता है, और यहां पर एल एफ आता है। एल एफ के जगह क्या लिखोगे? वहां वेपोराइजेशन था, यहां डेल्टा एच फ्यूजन होगा बाय मोलर मास। उठी को उठा कर रख देंगे। आ गया समझ में? तो ये इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है। वाटर के केस में के एफ का वैल्यू रट लेना 1.86। कितना? 1.86। ये रट लेना, बाकी रटने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं बेटा ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर का। क्या होता है ऑस्मोसिस?
बिल्कुल आप सही हैं। ऑस्मोसिस का मतलब होता है यदि हम प्योर सॉल्वेंट को एक सॉल्यूशन से सेपरेट कर दें। किससे सेपरेट कर दें? सॉल्यूशन। ये क्या है? सॉल्यूशन। ये क्या है? सॉल्वेंट। क्या लगा दें? एसपीएम बीच में, तो पानी प्योर सॉल्वेंट से किधर जाने लगेगा? सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कहां से? सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। या फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट, एक तरफ डाइल्यूट रख देते हैं और एक तरफ कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट में पानी ज्यादा फ्री होगा, यहां पानी कम फ्री होगा, तो पानी इधर से इधर जाएगा। फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर पानी जाना। किसके थ्रू? किससे होते हुए? एसपीएम के थ्रू। या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जाना। किससे होते हुए? एसपीएम के होते हुए। एक और अच्छा, इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। याद रखना, ऑस्मोसिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इस प्रेशर को कैसे नापे? ध्यान से सुनो। 2-3 तरीके हैं नापने के। हमने क्या किया था, यहां सॉल्यूशन, यहां क्या रखा था? प्योर सॉल्वेंट। यहां सॉल्यूशन रखा था। क्या रखा था? सॉल्यूशन। जब पानी इधर से इधर जा रहा होगा तब हम क्या करें? यहां पर एक पिस्टन लगा दें, और पिस्टन लगा के जिस प्रेशर से हम पानी आने को इसमें रोक दिए, रुक गया पानी, उसी प्रेशर को हम कौन सा प्रेशर बोल देंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब वो प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस इनटू इट, इसको क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। आ गया समझ में? तो एक्सटर्नल प्रेशर विच इज मस्ट बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन in order to stop flow of solvent into the solution through semi-permeable membrane is called osmotic pressure। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, अब क्या करो, पानी भर दो, ये प्योर पानी है, इसमें हमने एक थैसल फ्यूनल लगा के रखा है, और इस फ्यूनल के माउथ पर क्या लगा रखा है? एसपीएम। ठीक है, इसमें हमने सॉल्यूशन भर रखा है। क्या भर रखा है बेटा? इसमें हमने सॉल्यूशन भर रखा है, इसमें हमने सॉल्यूशन भर रखा है, इसमें सॉल्यूशन है। मगर जैसे जैसे आप इसको छोड़ोगे तो पानी इधर से इधर रस करेगा, और इसमें पानी का लेवल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मगर क्या ये अनंत तक बढ़ता जाएगा? बिल्कुल नहीं। एक समय के बाद जाने के बाद क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पानी का जो लेवल चढ़ा है, जो लेवल चढ़ा, ये नीचे की ओर एक प्रेशर लगा रहा होगा। कितना लगा रहा होगा? ρGH। और ये प्रेशर, और ये पानी चढ़ रहा था, मतलब यहां पर भी एक प्रेशर लग रहा था। कौन सा प्रेशर यहां लग रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जिस समय ये प्रेशर, ये पानी इसमें चढ़ना बंद हो गया जिस लेवल के बाद, इसका मतलब इनडायरेक्टली यही प्रेशर किस प्रेशर के बराबर हो गया? इस प्रेशर के बराबर हो गया। नहीं तो यदि यह प्रेशर नहीं बराबर होता तो ये तो पानी चढ़ता रहता ना। तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहा है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसके बाद पानी का चढ़ना ट्यूब में बंद हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप इन ए वर्टिकल कॉलम व्हेन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट आर सेपरेटेड बाय एसपीएम। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो एक वर्टिकल कॉलम में डेवलप करता है जब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेपरेट कर देते हैं, तो उसी प्रेशर को कौन सा प्रेशर कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बराबर OGH। ठीक है, वॉन्ट ऑफ लॉ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, जैसे PV=nRT आइडियल गैस के लिए लगता है बेटा, आइडियल गैस के लिए। तो यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन में बात करें, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन भी गैस की तरह काम करता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन भी गैस की तरह ही फॉलो करता है। इज ऑल्सो फॉलो डाइल्यूट सॉल्यूशन, जहां प्रेशर ऑफ गैस इज रिप्लेस बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब PV=nRT में आप P को पाई से, V को वॉल्यूम से रहने दीजिए, N को N ही रहने दीजिए, R को R ही रहने दीजिए, और T को T ही रहने दीजिए। ठीक है, और इसको नीचे ले गए, N के नीचे ले गए, तो पाई भी इक्वल टू क्या फार्मूला हो गया? nRT। तो पाई बराबर N/V RT। N/V को C लिख दीजिए या मोलरिटी,
तो CRT, तो पाई बराबर CRT, और इसी को बोलते हैं, इसी को, और कभी कभी इस R को यहाँ S लिख लिया जाता है। S का मतलब वही सॉल्यूशन कांस्टेंट या R कांस्टेंट, ठीक है। जहाँ R और S बराबर हैं, जिसको सॉल्यूशन कांस्टेंट और मान इतना भी ले सकते हैं या 1/12 भी ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 1/12। तो पाई बराबर क्या आ गया? CRT। और पाई भी कैसा प्रॉपर्टी है? क्योंकि ये नंबर पर डिपेंड कर रहा है बेटा, इसलिए ये भी कैसा प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव। तो 4 प्रकार के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गए, ठीक। ऑन बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। आइसोटोनिक, टोनेसिटी मतलब प्यास बेटा। यदि 2 सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यदि ये सेम टेम्परेचर पर रखे हुए हैं तो RT को भगाओ, पाई 1 बराबर CRT। तो दोनों यदि सेम टेम्परेचर पर है तो कंसंट्रेशन भी क्या रहेगा? सेम। N1V1 बराबर N2V2। अच्छा, यदि मान लो एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और दूसरे का कम, इसका मतलब इसका प्यास ज्यादा है और इसका प्यास, टोनेसिटी का मतलब प्यास होता है, टोनेसिटी का मतलब प्यास। यदि इस सॉल्यूशन का टोनेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब यह हाइपरटोनिक है, और इसका मतलब यह हाइपोटोनिक है। पानी हमेशा हाइपोटोनिक मतलब डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर जाएगा या फिर हाइपरटोनिक की ओर जाएगा, ये फिक्स है, ये पानी का मूवमेंट है, ठीक है। तो C1 बड़ा होगा C2 से। कॉल्ड, एक को हाइपरटोनिक और दूसरे को क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक, ठीक है। एक टर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस? आइए समझ लेते हैं। देखिए, आपने क्या किया, आपने यही किया था, ये सॉल्यूशन था, ये प्योर सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन था, ये सॉल्वेंट था। आपने जब पानी इधर से इधर आ रहा था तो आपने यहाँ प्रेशर लगा दिया था, जिस वजह से पानी आना क्या हो गया था? बंद हो गया था। और जिस प्रेशर पर ये रुक गया था उसको क्या बोले थे? ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब P एक्सटर्नल पर जिस पर ऑस्मोसिस होना बंद हो गया था उसको क्या कहोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि P एक्सटर्नल आप किससे ज़्यादा लगा दें? पाई से। मतलब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर दिए, तब उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। पानी इधर के बजाय इधर आने लगेगा बेटा। पानी पहले किधर आ रहा था? पहले पानी इधर आ रहा था ना, अब पानी किधर आने लगेगा? अब पानी इधर की ओर आने लगेगा। क्यों आने लगेगा? क्योंकि P एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया, तो सॉल्यूशन से ही पानी प्योर सॉल्वेंट में आने लगेगा। अच्छा, ये नेचुरल है कि अननेचुरल है? अननेचुरल है, इसलिए इसमें फोर्स लगेगा। और इसी कारण हमको अपने RO में मोटर लगाना पड़ता है। RO मोटर से पानी को इसमें फेंकता है, जिससे पानी साफ हो जाता है, कचरा इसी में रह जाता है। सॉल्वेंट SPM से पास नहीं करता, सॉल्यूट पास नहीं करता। तो इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यदि एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करने लगता है, फोर्स किया जाता है, मेड टू, प्रोस्ट लिखा हुआ है, फोर्स्ड, FOR, फोर्स फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को मजबूर किया जाता है कि आप सॉल्यूशन से किधर चल जाइए? प्योर सॉल्वेंट। मतलब डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस गेट रिवर्स, और इसी को क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका यूज करते हैं बेटा, ये एग्जाम्पल है डीसैलिनेशन ऑफ सॉल्ट वाटर, ठीक है। और यहीं पर सऊदी अरेबिया में मतलब पानी इसी तरह साफ करके पीते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिए। यहाँ थोड़ा सा फ्रेश वाटर, यहाँ सॉल्ट वाटर, यहाँ पिस्टन लगाए और पिस्टन का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा रखे तो पानी इधर से इधर निकल के गया और यहीं पर सॉल्ट रह गया, सॉल्ट यहीं पर रह गया, सॉल्ट यहीं रह गया और पानी इधर से इधर चला गया। पानी का बूंद निकाला, पी लिया, आया। क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन के लिए घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन एकदम करा देंगे, कसम से बोलते हैं आपको करवा देंगे। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या है? ध्यान से सुनो। आप NaCl को पानी में डालो और यूरिया को पानी में डालो, क्या होगा? NaCl पानी में बिखर जाएगा और कितने आयंस में बदल जाएगा? Na++Cl-, जबकि यूरिया पानी में घुल जाएगा और यूरिया ही रहेगा, यूरिया का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। यदि हम इसके 1 मोल ले लेते तो ये कितने मोल हो गए होते? 2 मोल। और इसके 1 मोल लिए होते तो 1 के मोल रहता। कुछ आया? मतलब पानी में कुछ आयंस ब्रेक कर जाते हैं,
जिस वजह से उनका एक्सपेक्टेड मोल, एक्सपेक्टेड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 मगर हो कितना गया 2, ठीक है। तो इसको कहोगे एन थ्योरेटिकल और इसको कहोगे एन ऑब्जर्व। आप लेके चले थे कितना 1, आ कितना गया 2। तो जैसी नंबर ऑफ मोल्स बदलेगा तो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगे सब क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएंगे। यूरिया के केस में ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल एक ही रहेगा, आ रहा है समझ में। तो ऐसे मास को, ऐसे प्रॉपर्टी को एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सॉल्यूशन में किसी का प्रॉपर्टी बदल जाना, मतलब NaCl का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो 2 टाइम्स होगा यूरिया के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, होगा कि नहीं होगा, आ रहा है समझ में, होगा ही होगा। अब मेरी बात सुनिए, तो यही बात बोलता है, देखिए क्या बोलता है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट डिफरेंस इन ऑब्जर्व कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन। कहता है इट इज ऑब्जर्व दैट डिफरेंस इन ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास और कैलकुलेटेड मोलर मास में डिफरेंस होगा, क्योंकि सोल्यूट पानी में जाके या तो एसोसिएट कर जाएंगे नहीं तो टूट जाएंगे। एसोसिएट करेंगे मोलर मास बढ़ जाएगा, डिसोसिएट करेंगे मोलर मास घट जाएगा। तो जो आप ऑब्जर्व करोगे, जो मिलेगा, और जो कैलकुलेट करोगे, दोनों में डिफरेंस आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे निकालते हैं, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। या ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या उल्टा मोलर मास उल्टा होता है ना, मतलब एन बराबर W/m होता है। तो यदि मोल में बात कर रहे हो तो ऑब्जर्व, मोलर मास में बात करोगे तो उलट देना, कैलकुलेटेड मोलर मास बाय ऑब्जर्व मोलर मास। जैसे जो ना पानी में ना एसोसिएट करेगा ना डिसोसिएट करेगा उसका 1 लेना है, जो डिसोसिएट करेगा उसका 1 से ज्यादा, जो जुड़ जाएगा, जैसे एसिटिक एसिड बेंजीन में डाइमराइज कर जाएगा, 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे ऐसे, तो इसका एसोसिएशन के वजह से इनका बॉन्ड फैक्टर कम हो जाएगा। आ गया समझ में। डिसोसिएशन के केस में हमेशा बॉन्ड फैक्टर क्या आएगा, 1 से ज्यादा। आ रहा है, 1 से ज्यादा क्या आएगा, 1 से ज्यादा। तो कहता है सम इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन इन पोलर सॉल्वेंट, 2 या 2 से अधिक पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन। इससे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, हाइयर हो जाएगा। जितना एक्सपेक्ट करोगे उससे हाइयर हो जाएगा। किससे, थ्योरेटिकल से। मतलब ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएगा किससे, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। मगर चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, तो ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल मोलर मास जो एक्सपेरिमेंट के, वो कैलकुलेटेड मोलर मास से कम हो जाएगा। अरे यार है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है, बस ये फार्मूला रखना है, कौन सा, I बराबर 1 प्लस अल्फा n-1। I बराबर अल्फा, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक मोल में से कितना मोल टूट गया, वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है। आ गया समझ में। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसमें वो डिसोसिएट करेगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए, जैसे अच्छा बताओ, यदि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते तो अल्फा का वैल्यू कितना लेते, 1। उस केस में I का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, n के बराबर। कहने का मतलब जितने पार्टिकल्स में ये टूटेगा उतना ही क्या होगा, उसका I होगा। जैसे NaCl कितने पार्टिकल में टूटेगा, 2। K2SO4 2 ये और 1 ये, 3 में टूटेगा तो इसका बॉन्ड फैक्टर इतना। K4FeCN6 ये 4 और ये पूरा 1, तो कितना हो जाएगा बॉन्ड फैक्टर, 5, ठीक है। आ गया समझ में। मगर इसी क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, कोई जरूरी है, हम कह रहे हैं कि अल्फा 50% है, मात्र ये 50, टूटना कितना चाहिए था, 5, मगर टूटा कितना, मात्र 50। तो इस 50 का आधा कितना होगा, 5 का आधा कितना होगा, 5 का आधा 3, साले मारेंगे ना। कितना परसेंट टूटा है, 50%। 50% टूटा मतलब अल्फा कितना हो गया, यह परसेंट है, अल्फा कितना हो गया, 0.5। अरे 100 से डिवाइड कर लिए, फार्मूला लगा दो, I बराबर 1 प्लस अल्फा n-1। n के जगह कितना रखना है, 5, 5 - 1, इसके जगह 0.5, कितना आ गया,
1 प्लस 0.5 4, ये कितना हो गया बेटा? 5 चौके 20, 2 आ गया। ये 2 आ गया ना, हाँ 2 2 आ गया, 2 1 कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। आ गया समझ में? ठीक। एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, एसोसिएशन के केस में क्या हो जाएगा? एसोसिएशन के केस में मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, जिसको एसोसिएशन। तो इस केस में एन ऑब्जर्व ज्यादा हो जाएगा किससे? एन थ्योरेटिकल से। अरे सॉरी, ऑब्जर्व कम हो जाएगा ना, सॉरी, एन ऑब्जर्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे यार जुड़ गए ना, एन ऑब्जर्व एन थ्योरेटिकल से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर एन ऑब्जर्व बाय एन थ्योरेटिकल होता है, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 से छोटा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, नोमिनेटर कम हो गया। आ रहा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब आई का वैल्यू 1 से कम आ जाएगा। इस समय ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल वो कैलकुलेटेड से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कम हो जाएगा। अरे यार है समझ में? चलिए इसके लिए फार्मूला वही फार्मूला है, कौन सा? 1 प्लस अल्फा 1 बाय एन माइनस 1, ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा एन क्या है? कितना एसोसिएट कर रहा है? जैसे मान लो 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट करके A2 बन रहा है तो बोलेंगे डाइमर, 3 मॉलिक्यूल एसोसिएट करके A3 बन रहा है तो ट्राइमर, n मॉलिक्यूल एसोसिएट करके AN बन रहा है तो पॉलीमर। यहाँ n का वैल्यू 2 लेना है, यहाँ n का वैल्यू 3 लेना है, यहाँ n का वैल्यू n लेना है। आ गया समझ में? चलिए तो यही फार्मूला है, ठीक है, यही फार्मूला है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है बेटे? 1.5 घंटे में, 2 घंटे के आसपास में हमने ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन खत्म कर दिया। अब इसके बचे न्यूमेरिकल्स, तो ये कल के क्लास में टोटल न्यूमेरिकल्स करेंगे, टोटल, ठीक है। 2 से 3 घंटे लगेंगे, टोटल न्यूमेरिकल्स कर देंगे। थैंक यू।